नमस्कार, आइडियल एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है और ऐसे में कई सवाल पहले से जो खड़े हो रहे थे उस पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर बिहार विधानमंडल को लेकर जो तैयारियां की गई थी और चुनाव के ठीक पहले यानी कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इस सत्र को किस रूप में लिया जा रहा है। हमारे सहयोगी गौरव दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। गौरव जी, बिहार विधानमंडल का ये सत्र जो आया खास करके और मानसून सत्र के रूप में इसको काफी लोगों ने कहा कि मानसून सत्र में काफी हंगामे होंगे, कई मुद्दे होंगे। क्या क्या मुद्दे दिखाई पड़ते हैं, किस तरीके से आज देखा जा रहा है? देखिए राकेश, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस मानसून सत्र का टाइम, ये जो मानसून सत्र आज से शुरू हुआ है, ये बेहद क्रूशियल है। ये मानसून सत्र कहा जाए एक तरीके से तो ये अगले 5 साल की दशा और दिशा राजनीति की तय करेगा बिहार का। कुछ महीनों में बिहार में चुनाव होने हैं, उसके पहले ये आखिरी मानसून सत्र है इस पीरियड ऑफ टाइम का। अगर मैं बात करूं तो इसके बाद में विधानसभा भंग होगा और फिर होंगे चुनाव। जो सबसे अहम चीजें अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि इस पूरे, आज तो पहला दिन था, आज सदन की कार्रवाई की शुरुआत हुई अनुपूरक बजट को पेश करने के साथ। वित्त मंत्री ने 57,000 करोड़ समथिंग का बजट पेश किया है। इसके अलावा शोक प्रस्तावनाओं पे चर्चा वगैरह हुई। शोक प्रस्ताव पे जो चर्चा हुई है उसके बाद पूरा सदन का जो टाइमिंग रहा, बवाल इतना मचा कि सदन को स्थगित करना पड़ा उसकी कार्रवाई कल तक के लिए। कल फिर 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और ये पूर्ण रूप से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार की सदन की जो कार्रवाई है वो पूर्ण रूप से हंगामे की भेंट चढ़ने वाली है। चलिए, हंगामे की भेंट तो निश्चित तौर पर चलेगा, लेकिन सदन की जब कार्रवाई होती है तो कई मुद्दे होते हैं, जनहित की बातें होती हैं, सवाल कई खड़े हो रहे थे। खास करके सदन के शुरुआत के समय से ही सवाल खड़े हो रहे थे। पहला, जिस तरीके से आपने कहा कि अनुपूरक बजट की चर्चा करते हैं हम। अनुपूरक बजट अमूमन ऐसे समय में अनुपूरक बजट लाया गया है जिसके बाद से जो योजनाएं हैं बिहार की, उसको अब चुनाव के पहले तक के मूर्त रूप देने की कोशिश की जाएगी। क्या लगता है कि इस बजट के माध्यम से सरकार और उनकी सहयोगी पार्टी कहीं ना कहीं कुछ आगे बढ़ चढ़कर एक अलग माइलेज देने की भी कोशिश कर सकती है क्या? बिल्कुल, बहुत सी, अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि चुनाव आने वाला है तो योजनाओं की बारिश हो रही है। मुफ्त बिजली और पेंशन की राशि बढ़ा देना, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सरकार के तरफ से, मंडपम योजना वगैरह ये सब भी लाया गया है। तो इन सभी के लिए पैसे तो चाहिए सरकार को, और दूसरा फिर कुछ चुनाव आने वाला है तो उसका भी एक अलग खर्चा है। राज्य सरकार अभी अनुमानित जो ये अपना सदन खत्म करने जा रही है, अपना ये पीरियड जो खत्म होगा विधानसभा का, तो इस तक के लिए और चुनाव तक का जो भी खर्चा हो सकता है उसे अभी तक का सारा स्क्वायर ऑफ इन लोगों की तरफ से कर लिया गया है। 57,000 करोड़, इसमें कई योजनाओं का जो लाभ पहुंचाया जाता है उसकी भी राशि शामिल है। सरकार का जो अपनी विधि व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है वो भी शामिल है। इसके अलावा बात करें अगर चुनाव की जो राशि है वो भी शामिल है इसमें। तो ये कुल रूप से फ्रूटफुल बताया जा रहा है। और हर बार के मुकाबले पहले भी जब अनुपूरक बजट पेश होता था तो उसके अमाउंट इतना नहीं होता था, लेकिन इस बार जो पेश हुआ है ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट इस बार। चलिए, मानसून का सत्र है तो निश्चित तौर पर बारिश के माहौल में कौन कौन सी चीजें आगे बढ़ेंगी इस पे हम चर्चा फिर करेंगे। सवाल आज कई खड़े हो रहे थे, खास करके आपने कुछ मुद्दों का भी जिक्र किया, कानून व्यवस्था की बातचीत की और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कुछ चीजें सामने आई है। खास करके आरजेडी खेमे की तरफ से जो चीजें आई है, तेजस्वी और खास करके तेज प्रताप के बीच की बात की जा रही है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से आज के इस मानसून सत्र को किस रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि सभी दावे करेंगे, पार्टियां अपनी अपनी मजबूती कहीं ना कहीं सामने रखने की भी कोशिश करेगी। बिल्कुल राकेश, मैं आपको बता दूं कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आज हर कोई हाइपर एक्टिव दिख रहा था। सत्ता पक्ष अपने जिस तरीके से सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयासरत रहती है, विपक्ष के कई रूप देखने को मिले। भाकपा माले की अगर बात करें तो आज पूरा भाकपा माले के जितने भी सदस्य हैं सब काला कपड़ा पहन कर आए थे। उनका विरोध था विशेष पुनरीक्षण को लेकर, विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भाकपा माले ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा आज हमें प्रदर्शन देखने को मिला जो पटना में अभी 2 बड़े हत्याकांड हुए हैं, गोपाल खेमका हत्याकांड और चंदन मिश्रा हत्याकांड। इसको लेकर भी सड़क पे तो प्रदर्शन चल ही रहा था, लेकिन अब ये प्रदर्शन सदन तक पहुंच चुका है। इसके अलावा मंत्री जीवेश मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस का हमें प्रदर्शन देखने को मिला, जहां उनसे मंत्री पद छीनने की मांग की गई। तो ये सारे मुद्दे हैं। इसके अलावा बयानबाजी भी काफी हमें देखने को मिल रही थी। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार मुखर था। इन सारी बातों को उठाया जा रहा था कि जब राजधानी का ये हाल है तो डीप एंड कोई गांव अगर है तो वहां पे कानून की क्या व्यवस्था होगी।
कानूनी दृष्टिकोण से खास करके कहा जा रहा था, और जिस तरीके से जो हत्याएं हो रही थी उसमें अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग, कानून व्यवस्था में सुधार की मांग, और सवाल तो कई विपक्ष कर ही रही थी। एक और सवाल राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर चर्चा करें, तेज प्रताप और तेजस्वी, ये दो नाम बड़े आज चर्चित रहे, दिखाई पड़े, और साथ साथ आगे मैं बढ़ूंगा, राबड़ी देवी का भी एक बयान आया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले तेजस्वी और तेज प्रताप की हम चर्चा करना है। देखिए राकेश, आपको बता दूं मैं कि अगर राजद को देखा जाए तो पिछले बजट सेशन से लेके अभी के मॉनसून सत्र तक, बजट सत्र और मॉनसून सत्र के बीच में राजद में बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है। तेज प्रताप यादव का जो भी पर्सनल था, लेकिन उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है कि पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर रखा है। इसमें अब उनके विधानसभा चुनाव लड़ने पर भी संशय कायम है। आज जैसा कि आपको अपडेट मिला होगा कि फेसबुक पर अब उनकी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। उन्होंने अपने आरजेडी का झंडा हटा दिया है, आइकन हटा दिया है, और भी आरजेडी से सरोकार रखने वाले किसी का भी चेहरा नहीं शामिल रखा है। तो अब ये जो एंगल है, आज सिटिंग अरेंजमेंट में भी थोड़ा सा सदन के अंदर बदलाव हमें देखने को मिला। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, अमूमन जो दोनों भाई अगल बगल बैठा करते थे, अब उनके सिटिंग अरेंजमेंट में हमें बदलाव देखने को मिला। और पूरे सत्र के दौरान कहीं भी एक बार भी तेजस्वी और तेज प्रताप यादव आमने सामने नहीं है, जो कि हमें देखने को मिलता था कि दोनों भाई विपक्ष या सत्ता पक्ष का, माफ कीजिएगा, दोनों भाई सत्ता पक्ष का मुकाबला बिल्कुल मिलकर करते थे, मुद्दों को मजबूती से, बेबाकी से रखते थे। लेकिन इस बार हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। दूसरा एक और बात, जो राबड़ी देवी की तरफ से आज जो उनका बयान है, जैसा कि आपने जिक्र किया, तो राबड़ी देवी ने आज बहुत ही एक रोचक बयान दिया है। यह बयान उन्होंने दिया है सीएम नीतीश कुमार को लेकर। उन्होंने नीतीश कुमार की काबिलियत पर, उनकी जो एबिलिटी है काम करने की, उस पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। अपराध के मुद्दे पर वो बोल रही थी, जो लगातार पटना में अपराध का भी 2 बड़ी घटनाएं हुई है, और उनका कहना था कि अब नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी छोड़कर अपने बेटे निशांत कुमार को इस कुर्सी पर बिठाना चाहिए। तो उनके बयान से राजनीति बहुत ही मजेदार हुई है। अलग अलग अब कयास लगने शुरू हो गए हैं कि इस बयान के मायने को अब निकालने के लिए सत्ता पक्ष भी लगा हुआ है, विपक्ष भी लगा हुआ है। तो उनके बयान से अच्छी खासी राजनीतिक सरगर्मी देखने को मिली है, और एक अंडर करंट को अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या कोई अंडर करंट दोबारा चल रहा है बिहार की राजनीति में। देखिए, ये तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं चुनाव के पहले की सुगबुगाहट होगी और बातचीत होगी। एक बड़ा सवाल तब खड़ा हो रहा था गौरव, जब बातचीत कर रहे थे, मतदाता पुनरीक्षण की जो चर्चा हो रही थी, उस दौरान कुछ कहा जा रहा है कि कुछ आंकड़े अलग अलग मिल रहे थे। आप भी कभी चर्चा कर रहे थे, क्या कुछ आंकड़े हैं, किस तरीके के आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं? राकेश, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एक बात छनकर सामने ये आई है कि चुनाव आयोग के ही सूत्रों के हवाले से जो प्राप्त जानकारी है, उसमें यह है कि 11,000 जो वोटर, अभी जो पुनरीक्षण चल रहा है, उसमें 11,000 वोटर्स का कोई अता पता ही नहीं है। किसी का फर्जी नाम, किसी का फर्जी एड्रेस, किसी के बारे में जब जांच की जा रही है तो उस पते पर वो मिल ही नहीं रहे हैं जिनका पता वोटर कार्ड में मेंशन्ड है। तो इन सारी चीजों को लेकर, और लगभग 50 लाख से ऊपर ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने अब तक ये एसआईआर का फॉर्म भरा ही नहीं है। तो ये लगातार विपक्ष इस पे हमला कर रहा है कि ये गरीबों पर वार है, ये लोकतंत्र की हत्या है। इससे बीजेपी, माफ करेंगे, इससे सत्ता पक्ष एनडीए अपना जो उनके विरोधी वोटर्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं और अपना कुनबा मजबूत करने में लगे हैं। सीमांचल के क्षेत्र में जो जिले हैं, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, इन सब जिलों को लेकर भी एम किया जा रहा था कि मुख्य रूप से इन्हीं पे टारगेट है, इन सब जिलों पे टारगेट है, ना कि बिहार के अन्य जिलों में उतना नहीं देखा जा रहा है। चलिए गौरव, तमाम चीजें चलेंगी, और बिहार की जब बातचीत करते हैं, हम मॉनसून सत्र की बातचीत करते हैं, तो राजनीतिक सरगर्मी तो निश्चित तौर पे तेज दिखाई पड़ेगी। आरोप प्रत्यारोप के भी दौर चलेंगे, लेकिन सवाल अभी भी कई खड़े हो रहे हैं बिहार को लेकर के, क्योंकि बिहार में जो परिस्थितियां बनी हैं उसको लेकर कई चीजें सामने आई थी। खास करके अपराध की बातचीत आई है, और साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि मतदाता पुनरीक्षण की बात आएगी। आने वाले समय में जोड़ तोड़ की राजनीति क्या होगी, इन सारी चीजों पे हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। इस पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।